हेलो बच्चों, मैं राकेश टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पार्ट जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवंशिकी एक जेनेटिक्स एक चैप्टर है 10th क्लास में, उसको अपन डिस्कस करने वाला है। ठीक है, देखिए जेनेटिक्स आनुवंशिकी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग ये जेनेटिक्स होती क्या है, आनुवंशिकी होती क्या है। ठीक है, तो अभी अपन जनरली क्या डिस्कस करते हैं कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों व उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं और जो भी विभिन्नताएं होती है उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे अपन लोग क्या कहेंगे, आनुवंशिकी कहेंगे। ठीक है, और ये आनुवंशिकी जो शब्द है वो सबसे पहले सन 1905 में बेटसन ने यूज किया। किसने यूज किया? बेटसन। बेटसन ने सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब बात आती है आनुवंशिकी लक्षण क्या होते हैं। बात की अपने पास में आनुवंशिकी लक्षण क्या होते हैं। आनुवंशिकी लक्षण किसे कहेंगे अपन लोग कि वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति में गमन करते हैं। वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति में गमन करते हैं। कैसे? जैसे मान लो पेरेंट्स है, उनसे बच्चों के अंदर जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो कौन सा लक्षण है? आनुवंशिकी लक्षण है। आप लोगों ने सुना होगा कुछ रोग भी ऐसे होता है जो आनुवंशिक रोग होते हैं। ठीक है, मतलब जो अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी होते हैं। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग बोलते हैं। तो ये क्या आपके पास में आनुवंशिक लक्षण किसे कहेंगे अपन लोग? आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति में गमन करते हैं। वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति में गमन करते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और ये जो गुण है वो क्या कहलाता है? वंशावृत्ति कहलाता है। ये जो लक्षणों का जो गमन होता है, ये जो गुण है वो क्या कहलाएगा? वंशावृत्ति कहलाएगा। जनक पीढ़ी से संतति में जो गमन होने का जो प्रोसेस है उसे अपन लोग क्या कहेंगे? वंशावृत्ति कहेंगे। आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति में गमन होना वंशागति कहलाता है। और ये वंशागति हेरिडिटी है, हेरिडिटी। ठीक है, और हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन से साइंटिस्ट ने किया था? जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया था? हेरिडिटी वर्ड का यूज किया था। नाम था स्पेंसर। स्पेंसर ने सबसे पहले हेरिडिटी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं कि ये जो लक्षण होते हैं ये गति करते हैं, अपन वंशागति नाम दिया। ठीक है, और अपन ने जेनेटिक्स जो है सबसे पहले वर्ड यूज किसने किया था? बेटसन ने किया था। लेकिन जेनेटिक्स वर्ड बना किससे? जेनेटिक्स वर्ड किससे बना है? जीन से बना है। किससे बना है? जीन से। तो ये जीन क्या होते हैं कि जो अपने शरीर के अंदर जो लक्षण प्रकट होते हैं उन हर एक लक्षण को प्रकट होने के लिए एक जीन होता है। हर एक लक्षण को प्रकट करने के लिए क्या होता है? एक जीन होता है, एक कारक होता है। ठीक है, एक कारक या फिर एक जीन होता है, वो क्या करता है? अपने शरीर के प्रत्येक लक्षण को प्रकट होने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और इस जीन का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉनसन। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉनसन। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोगों के? क्या जीन शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई? जेनेटिक्स की उत्पत्ति हुई। क्योंकि अपने शरीर के अंदर जो भी लक्षण प्रकट होते हैं उन लक्षणों का अध्ययन करते हैं और हर एक लक्षण को प्रकट करने के लिए एक पर्टिकुलर जीन होता है। किसी की हाइट बढ़ रही है तो पर्टिकुलर जीन की वजह से, किसी की हाइट कम है तो पर्टिकुलर जीन की वजह से। ठीक है, तो अपने शरीर के हर एक लक्षण को प्रकट करने के लिए एक जीन निर्भर होता है। ठीक है, और ये जो जीन जब
इनका अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाएगा, जेनेटिक्स कहलाएगा, आनुवंशिकी कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात आप लोगों को। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो सजीवों के अंदर संचरण होता है, संचरण के द्वारा संतति का निर्माण होता है, और इन संतति के अंदर जो लक्षणों का गमन होता है, इन्हें अपन लोग, इनके अध्ययन को अपन लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे, आनुवंशिकी कहेंगे। ठीक है, और एक थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, जो जेनेटिक्स जो होता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं अपन लोग, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अपन ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। देखिए मेंडल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, मेंडल की जीवनी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मेंडल जो थे वो एक ऑस्ट्रिया देश के हेजेनडॉर्फ स्टेट के अंदर एक गांव था सिलीसिया, इस गांव के अंदर 22 जुलाई 1822 को जन्म लिया। इस गांव के अंदर मेंडल का 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ मेंडल का। ऑस्ट्रिया देश के हेजेनडॉर्फ प्रांत के सिलीसिया गांव के अंदर 22 जुलाई 1822 में मेंडल का जन्म हुआ। ठीक है, और उसके बाद में मेंडल ने 1842 तक दर्शन शास्त्र क्या होता है, फिलोसॉफी के अंदर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने फिलोसॉफी के अंदर क्या किया, डिग्री प्राप्त की। ठीक है, तो ये दर्शन शास्त्र में उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली। उसके बाद में 1843 के अंदर डून शहर में पादरी के पद पर कार्यरत हुए। एक चर्च, डून शहर का एक चर्च है, उसके अंदर पादरी क्या होता है, फादर, चर्च में ना, जैसे अपने मंदिर के अंदर पुजारी होते हैं, मस्जिद के अंदर मौलवी होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो चर्च होता है उनके अंदर क्या होते हैं, पादरी होते हैं, फादर होते हैं। ठीक है, तो ये 1843 के अंदर एक चर्च के अंदर एक फादर के रूप में कार्यरत हुए। उसके बाद में ये पादरी के पद पर कार्य करते करते इन्होंने क्या किया, एक मटर के पादप के ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने क्या किया, एक मटर के पादप के ऊपर रिसर्च किया। सन 1856 से लेकर 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने क्या किया, मटर के पादप पर रिसर्च किया। मटर के पादप पर अध्ययन किया। ठीक है, मटर के पादप में क्या किया इन्होंने, आनुवंशिकी का अध्ययन किया। उन्होंने मटर के जो पादप है उसके 7 गुणों के ऊपर अध्ययन किया। ठीक है, और अध्ययन करके इन्होंने जो रिजल्ट निकाले थे वो रिजल्ट 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रकाशित हुए। इसमें क्या हो गया, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की पत्रिका प्रकाशित होती है, उसके अंदर क्या हो गया, ये प्रकाशित हुए। लेकिन ये इतना कुछ होने के बाद में भी मेंडल ने जो रिसर्च किए थे वो रिसर्च एक थोड़ा सा लेवल पर, हाई लेवल पर इनके रिसर्च प्रकाशित नहीं हुए गए थे। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट की जो थ्योरियां थी, जो प्रिंसिपल, जो अवधारणाएं थी, उनके आगे मेंडल का जो अवधारणाएं थी उनको क्या मान लिया गया था, गलत मान लिया गया था। क्या मेंडल ने ये जो अवधारणाएं की थी वो क्या थी, गलत थी। ठीक है, तो मेंडल का जो प्रकाशन है वो यहीं पर क्या हो गए थे, क्लोज हो गए थे। उसके बाद में 6 जनवरी
1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मेंडल ने जो कार्य किए थे वो इनकी मृत्यु के बहुत सालों बाद, इनकी मृत्यु के 16-17 सालों बाद 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों को वैसे के वैसे रिजल्ट मिले जो मेंडल को मिले थे। उन वैज्ञानिकों को वैसे के वैसे रिजल्ट मिले जो मेंडल को मिले थे। वैज्ञानिक कौन कौन थे? पॉल कॉरेन, हुगो डी व्रीज और एरिक वैन सेरमेट। ठीक है, ये तीनों वैज्ञानिकों ने सन 1900 के अंदर ऐसे रिसर्च निकाले थे जो उन्होंने कहा था कि ये ऐसे रिजल्ट तो मेंडल आज से 35 साल पहले निकाल चुका है, सन 1865 के अंदर। उससे उस टाइम ये रिसर्च निकाल चुका है, ये रिजल्ट निकाल चुका है। तब मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा। इनका पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता कहा जाने लगा उन 3 वैज्ञानिकों के कारण। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल की पुनर्खोजकर्ता कहा जाता है। मेंडल की जो डिस्कवरी थी उन्हें इनके पुनर्खोजकर्ता कहा जाता है। ठीक है, उन 3 वैज्ञानिकों को। तो ये एक जनरल मेंडल की जीवनी थी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग के मेंडल की सफलता के क्या क्या कारक थे, मेंडल क्यों सफल हो गए थे और मेंडल ने मटर का पादप का ही चयन क्यों किया। तो देखिए, हाँ देखिए, अपन पहले डिस्कस करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण पहला कारण था कि 1 वर्षीय पादप का चयन किया गया। 1 वर्षीय पादप का चयन, पहला कारण क्या हो गया? 1 वर्षीय पादप का चयन किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन ये हो गया क्योंकि 1 वर्षीय पादप था तो अलग अलग प्रजातियों के बारे में अलग अलग, जैसे कि मान लो 1 वर्ष के अंदर पादप का जीवन काल कंप्लीट हो गया तो उसके कंप्लीट संपूर्ण जीवन काल के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो मान लो इसकी जगह ये पीपल का पेड़ ले लेते, नीम का पेड़ ले लेते, तो 80-100 साल मेंडल की मृत्यु हो जाती, तब तक उसके जीवन काल के बारे में अध्ययन करना संभव नहीं होता। ठीक है, इसलिए मेंडल ने क्या किया था? 1 वर्षीय पादप का चयन किया। दूसरी बात, एक समय में एक ही लक्षण पर अध्ययन, एक ही लक्षण पर अध्ययन, एक समय में एक ही लक्षण पर अध्ययन किया। जैसे अगर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को देखो, जनरली क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं? टीवी देखते देखते होमवर्क करते हैं, ना तो टीवी समझ में आती ढंग से, ना होमवर्क प्रॉपर्ली हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए घर वाले क्या बोलते हैं? एक काम करो, कोई भी एक काम करो, या तो टीवी देख लो या होमवर्क कर लो। ठीक है, वैसे ऐसा बोलते नहीं होंगे घर वाले, क्या हाँ सिर्फ टीवी देख लो, वो ये बोलते होंगे चुपचाप होमवर्क करो, है ना। तो इसलिए मैंने क्या कहा था कि एक समय के अंदर एक ही लक्षण पे अध्ययन किया ताकि रिजल्ट अच्छे मिले। इसको क्या मिले? रिजल्ट अच्छे मिले। और जो भी रिजल्ट मिले उनका क्या किया इन्होंने? संख्यात्मक विश्लेषण किया, संख्यात्मक विश्लेषण किया, रिजल्ट को प्रॉपर्ली चेक किया गया ताकि मतलब कि हाँ जो सफलता जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? मेंडल की सफलता के कारण थे। अब बात आती है कि मेंडल ने मटर का पादप क्यों चयन किया? मटर के पादप का चयन, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया गया? ठीक है, पहली बात सेम बात हो गई, 1 वर्षीय पादप का, 1 वर्षीय पादप, जिससे अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता, अधिक पीढ़ियों का अध्ययन संभव, जिससे अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव हुआ। ठीक है, दूसरी बात द्विलिंगी पादप था, दूसरी बात क्या था? ये द्विलिंगी पादप था ताकि नर और मादा दोनों इसके इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? द्विलिंगी पादप होने की वजह से स्वपरागण के द्वारा
स्वपरागण के द्वारा नई प्रजातियों का निर्माण संभव हुआ। स्वपरागण के द्वारा नई प्रजातियों का निर्माण कर दिया इसने। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था? विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से करवाया जा सकता है। आसानी से करवाया जा सकता है, मतलब मटर के पादप के अंदर कृत्रिम परागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, मटर के पादप का चयन किया। अब मेंडल ने क्या किया, मटर के पादप के टोटल 7 लक्षणों के ऊपर अध्ययन किया। मेंडल ने मटर के पादप के टोटल 7 लक्षणों के ऊपर अध्ययन किया। देखिए ये टेबल बनी हुई है आप लोग की बुक के अंदर, बता दो आप लोगों को। लक्षण और ठीक है, पहला लक्षण ये है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति कक्षीय है या अग्रस्त है। ठीक है, तो मतलब टॉपर है या फिर साइड के अंदर। ये हो गया इसके। नेक्स्ट बात करते हैं पादप का आकार। पादप का आकार क्या है? लंबा है तो प्रभावी लंबा है या बोना है। पुष्प का रंग बैंगनी है या पीला है। फली का आकार फूली हुई है या झुर्रीदार है। फली का रंग हरा है या पीला है। बीज का आकार गोलाकार या झुर्रीदार। बीज का रंग पीला या हरा। ठीक है, ये हो गया अपने पास में। ये 7 लक्षणों के ऊपर मेंडल ने क्या किया, अध्ययन किया। और ये प्रभावी लक्षण थे और ये अप्रभावी लक्षण थे। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे पीला की जगह आप लोग क्या करते हैं, सफेद। ठीक है, तो वैसे ही टेबल आप लोगों की बुक के अंदर ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 7 लक्षणों के ऊपर मेंडल ने क्या किया, अध्ययन किया कि ये प्रभावी लक्षण थे और ये क्या थे, अप्रभावी लक्षण थे। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो प्रकट हो जाते हैं, और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो प्रकट नहीं होते। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। अब देखिए, अब मेंडल के रीडिस थ्योरी कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल की पुनः खोज की थी। देखिए पुनर्खोज करता कौन कौन थे?
कॉन्करेंस, एरिक वॉन सेरमैक। वुडीब्रीज, कॉर्नकॉलिंस और एरिक वॉन सेरमैक। सन 1900 के अंदर इन्होंने क्या किया, मेंडल के जैसे ही रिजल्ट प्राप्त किए, जैसे रिजल्ट मेंडल ने प्राप्त किए वैसे ही रिजल्ट इन्होंने प्राप्त किए, और इनको मेंडल के पुनः खोजकर्ता कहा जाता है। मेंडलिज्म जो होता है उसके पुनः खोजकर्ता कहा जाता है। इसके बाद में मेंडल को क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा, मतलब आनुवंशिकी का पिता कहा जाने लगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो अपने पास में ये 3 खोज आप लोगों को नाम थोड़े याद रखना पड़ेगा। क्या ये कौन कौन से लगे थे? वुडीब्रीज वही जिन्होंने खुद परिवर्तन की खोज की थी ना, वुडीब्रीज, कॉर्नकॉलिंस और एरिक वॉन सेरमैक। ठीक है, ओके। अभी देखिए कुछ शब्दावली ऐसी है जो शब्द अपने को इस चैप्टर में पढ़ने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के सामने पहला शब्द जीन। ठीक है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं जीन क्या होता है। जीन एक लक्षण को प्रकट करने वाला कारक है। जीन एक लक्षण को प्रकट करने वाला कारक है, जिसकी खोज किसने की थी? जॉनसन ने की थी। जिसकी खोज किसने की थी? जॉनसन ने की थी। ठीक है, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। ठीक है, युग्म विकल्पी क्या होता है कि कोई भी लक्षणों को प्रकट करने के लिए 2 तरीके के कारक कार्य करते हैं। कि कोई भी लक्षण को प्रकट होने के 2 कारक होते हैं, या तो बोना होगा या लंबा होगा, या तो बोना होगा या लंबा होगा, दोनों में से एक होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो युग्म विकल्पी है। जैसे अगर उसको अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या है? युग्म विकल्पी। ठीक है, या तो बोना होगा या लंबा होगा। अब ऐसे है समयुग्मजी है, ये दोनों है समयुग्मजी है, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या है? विषम युग्मजी। ये दोनों किसके हैं? समयुग्मजी। और ऐसा है तो क्या है? विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड अपने पास में आता है लक्षण प्ररूप, लक्षण प्ररूप। ठीक है, लक्षण प्ररूप क्या होता है कि कोई भी अपन जो कैरेक्टर दिख रहे हैं वो बाह्य प्रतीति के अनुसार जो दिखते हैं वो लक्षण प्ररूप होता है। कैसे? जैसे अपन लोग ये बता सकते हैं कि ये पर्सन लंबा है या बोना है, ये पर्सन मोटा है या पतला है, तो मतलब उसके लक्षणों के आधार पर अपन उसका अनुमान लगा रहे हैं, तो वो क्या है? लक्षण प्ररूप। और दूसरा अपने पास में होता है जीन प्ररूप, जीन प्ररूप। ठीक है, जीन प्ररूप क्या होते हैं कि अगर किसी के लक्षणों का अध्ययन उसके आनुवंशिक गुणों के आधार पर करें, इसमें लक्षणों का अध्ययन बाह्य प्रतीति के आधार पर करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन? बाह्य प्रतीति के आधार पर, बाह्य प्रतीति के आधार पर, और इसमें आनुवंशिक गुणों के आधार पर, आनुवंशिक गुणों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। आनुवंशिक गुणों के आधार पर अध्ययन करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? जीन प्ररूप बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जैसे लोग नेक्स्ट कुछ परिभाषाएं, एक संकर संकरण, इसमें एक लक्षणों के आधार पर एक लक्षणों में संकरण होता है, एक युग्म विकल्पी में। द्विसंकरण संकरण, 2 अलग अलग प्रकार के कारकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो द्विसंकर संकरण कहलाएगा। त्रिसंकरण संकरण, तो 3 कारकों के मध्य संकरण होगा तो त्रिसंकर संकरण कहलाएगा। एक डेफिनेशन है परीक्षण संकरण। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन परीक्षण संकरण ऐसी, लेकिन परीक्षण संकरण अपने नेक्स्ट आगे टॉपिक भी आएगा तो उसमें साथ में उसको क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी पता होना चाहिए क्या, जब जो प्रभावी जो लक्षण होते हैं उनको अपन लोग अप्रभावी लक्षणों से अगर अपन संकरण करवा देते हैं समयुग्मजी का, तो अपन क्या मिलेगा? अपने को परीक्षण संकरण मिलेगा। ठीक है, तो ये अपन आगे अपन डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ में। क्या जो डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन आती है उनको अपन डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो डेफिनेशन आती है एक संतति को एक्सप्लेन करो, तो जो पेरेंट्स जो होते हैं उनसे जो भी जनक पीढ़ी होती है उनके अगर आपस में संकरण करवाने से जिस नई पीढ़ी का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संतति कहेंगे। ठीक है, और जनक पीढ़ी किसे कहेंगे? जिनसे संतति का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोल देंगे? जनक पीढ़ी बोल देंगे। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम संकरण, परीक्षण संकरण, बाह्य संकरण, पश्च संकरण, ये जो आगे अपने आने वाली है उसको अपन डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे भी है कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, F1 पीढ़ी क्या होती है, F2 पीढ़ी क्या होती है। ठीक है, तो इनको अपन लोग साथ साथ आगे क्या करते रहेंगे? डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास में यहाँ तक ये इसका पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे मेंडलिज्म, कि मेंडल ने जो अलग अलग नियम दिए थे,
ठीक है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो ये 3 नियम क्या कहते हैं, इन तीनों नियमों के बारे में अपन क्या करेंगे आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।